नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल कंपनी की। डैम कैपिटल एडवाइजरी कंपनी का नाम है। अब कंपनी की बात करें कि कंपनी का व्यापार क्या है। सबसे पहले हम किसी भी कंपनी का IPO करते हैं ना, तो साथियों हमारा सबसे पहला फंडा रहता है कि उस कंपनी का बिजनेस जान लिया है कि अल्टीमेटली हम जिस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहला तो यही है, क्योंकि आप अभी तो IPO की भरमार चल रही है। आज अभी थोड़ा सा IPO की बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज शेयर बाजार इतना क्यों गिरा। देखो क्या है कि जो अमेरिका का फेडरल बैंक है, जैसे भारत का जो फेडरल बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो मौलिक जिम्मेदारी है वो महंगाई को कंट्रोल रखना सबसे मौलिक जिम्मेदारी है RBI की। ऐसे जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने 2% की अपनी महंगाई दर वहाँ की निर्धारित कर रखी है। तो वो रेट कट की उनकी आज घोषणा करनी थी, तो उन्होंने ऐसी अज्यूम किया जा रहा था कि भाई लगभग 25% के आसपास रेट कट होंगे। तो और जो इन्होंने रेट कट किया है ना, वो रेट कट किया है इन्होंने उतने का ही जितने का जूम किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने जो आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 है ना, उसके लिए जो गाइडलाइन दी है कि यार हमें आने वाले वित्तीय वर्ष में उतना रेट कट नहीं करेंगे, हम जो है 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट करेंगे। अब रेट कट आपको थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। रेट कट क्या है? रेट कट मतलब रेपो रेट में कमी करना। ऐसा समझो कि अगर हमारे यहाँ पर रेपो रेट चल रही है 6.5% की, जो RBI बैंकों को ब्याज देता है वो देता है 6.5% पे। और अगर RBI बोल देता है कि मैं अपने रेट कट करूँगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने 6.5% जो बैंकों को ब्याज दे रहा है ना, उसे घटा के वो 6% कर देगा। तो वो बैंकिंग लैंग्वेज में उसे कहा जाएगा रेट कट करना, मतलब अपनी रेपो रेट को कम करना, उसे रेट कट कहा जाएगा। उससे होगा क्या कि जब बैंकों को कम दर पर पैसा मिलेगा तो बैंक उसे जो रिटेल में है या जो जिसे लोन के रूप में चाहिए उसे कम ब्याज दर पे देंगे। अब कम ब्याज दर पे देंगे तो उसमें क्या है कि जो मार्केट के अंदर जो किसी महंगाई के चलते में जो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, जो महंगाई के चक्कर में एक तरह से पहिया रुक सा गया है अर्थव्यवस्था का, वो फिर से चल पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ की जो फेडरल बैंक है उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट कर दिया। पर जो आगे की उन्होंने गाइड दी है, आगे की जो गाइडलाइन दी है ना, उन्होंने ऐसी उम्मीद की जा रही थी और हो सकता है अगले आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 बार रेट कट हो गए। तो उनने बोला, जो फेडरल के चेयरमैन है, फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं पवेल जी, उनकी मैं 2 ही बार करूँगा और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करूँगा। तो इसलिए आज वहाँ का जो अमेरिका का बाज़ार है, आज 10वें दिन लगातार नीचे गिर के बंद हुआ है अमेरिका में। और जाहिर सी बात है, अमेरिका का बाज़ार गिरने से भारत पर फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप सोच रहे होगे यार वो अमेरिका भारत फ़र्क क्या है? देखो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है मतलब देखो डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा आपकी इक्विटी मार्केट पे, आपकी जो करेंसी मार्केट है उस पर फ़र्क पड़ेगा, आपके गोल्ड पर फ़र्क पड़ेगा, आपके सिल्वर पर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो रुपये की वैल्यू थी जो 84 रुपये थी वो बढ़ के हो गई 85। तो 1 रुपये का फ़र्क आ गया। अगर आपको अभी 84 लाख देने थे कोई एक्सपोर्ट सामान करने के लिए, अगर आपको अमेरिका से कोई $1 लाख का सामान खरीदना है तो अभी आपको 84 लाख देने थे। अब वही चीज़ आपको 85 लाख में मिलेगी, मतलब 1 लाख रुपये आपके टोटल बढ़ गया। तो अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो उससे कमोडिटी मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, इक्विटी मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, जितने भी कैपिटल मार्केट है ऑल ओवर सभी पे फ़र्क पड़ेगा। ये जाहिर सी बात है। तो ये इसलिए अपने भारत के शेयर बाज़ार गिरे हैं। मेटल पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आज आपने देखा होगा मेटल और FMCG और तुम्हारा ये NBFC और बैंकिंग, इन सब चीज़ों पे इसलिए थोड़ा सा दबाव आया है, क्योंकि अगर वहाँ पर रेट कट ज़्यादा होता तो वहाँ के जो FII हैं वो भारत में आकर निवेश करते, वहाँ पर रेट कट कम हुआ तो उससे NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज कंपनी होती हैं या बैंक होते हैं, उन पर दबाव आ गया भाई उन पर। और अभी इसलिए बहुत सोच समझ के बैंकिंग सेक्टर में और तुम्हारा मेटल सेक्टर में पैसा बहुत सोच समझ के लगाना है। कोई फंडामेंटली चीज़ हो तो अलग चीज़ है। आजकल बहुत देख सोच समझ के ही काम करना है साथियों, क्योंकि शेयर मार्केट में जो अगर आप अपने जोखिम को कंट्रोल करके नहीं चलते हो तो नुकसान कर लोगे। आप अच्छी कंपनी हो जिसकी टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, नो टेंशन, आज भी प्रॉफिट किया, कल भी करेगी, परसों भी करती रहेगी। लेकिन इस कंपनी के अंदर 10,000 8-9 हज़ार के से ज़्यादा आसपास कंपनियाँ लिस्टेड हैं शेयर बाजार में। उन 9,000 में से तुम्हें चुनना है कि कौन कंपनी अच्छी है जिसका फ्यूचर में बिजनेस मॉडल अच्छा है।
जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रेलवे और डिफेंस की थीम चली थी, तो रेलवे और डिफेंस के चाहे आप घोड़ा ले लो चाहे गधा ले लो, सभी भाग रहे थे। कुछ देख रहा आपने इससे पहले देखा जल मिशन की एक थीम चली थी, जल निगम की, तो उस पर भी सब ऐसे ही चल रहा था। सोलर की पैनल की चली थी। तो ऐसा थीम थीम विशेष तो प्ले रहेंगे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि आप कंपनी क्या खरीद रहे हो, वो काम क्या करती है, फ्यूचर में डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी, अगर स्लो डाउन आ जाता है तो उसका आपकी कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मंदी काहे की आएगी, दवाई तो लेगा ही ना आदमी। हॉस्पिटल सेक्टर है, काहे की मंदी आएगी, आदमी बीमार होगा तो अस्पताल तो जाएगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि यार हम, ऑटो सेक्टर ज़्यादातर इफेक्ट होता है मंदी से, जब भी मंदी आएगी तो ऑटो सेक्टर हमेशा ही इफेक्ट होगा, तो इसलिए ध्यान रखना साथियों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीआरएम कैपिटल एडवाइजरी कंपनी के बारे में। कंपनी समझे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी जो ना किसी को जैसे आईपीओ लाना है, प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो उसे वो इक्विटी प्रोवाइड करती है। या मान लो किसी को आईपीओ लेके आना, तो उसकी बैलेंस शीट तैयार करके और ये देती है कि भैया आप इसको करो। इस तरह से कंपनी काम करती है। कंपनी के पास में 2 सब्सिडरी भी हैं, एक तुम्हारा यूएसए में है और एक तुम्हारा यहीं पे है, डेम एसेट करके है। ये कंपनी के हमने समझ लिया कि धंधा क्या करती है, एडवाइजरी है बेसिकली। जिस तरह से तुम्हारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, मोतीलाल ओसवाल है, जीएम फाइनेंस है, इस तरह की ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कंपनी समझे कि कितना आईएफएस लाने चाह रही है। कंपनी जो इशू ला रही है वो 840 करोड़ रुपए का इशू लेके आ रही है। ऑफिस है पूरा का पूरा, ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी अपना हिस्सा बेचना चाह रही है। अगर कोटे की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो छोटे निवेशक हैं, एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो रिटेल भाई हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनके लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी मेन बोर्ड की है, एनएससी और बीएससी दोनों में ही कंपनी लिस्ट होगी। प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने जो अपना प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है, 269 रुपये से लेकर के 283 रुपये का प्राइस बैंड डिक्लेयर किया है। 53 शेयरों का एक लॉट है। और अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आपको अपर हाई प्राइस बैंड पे लगानी पड़ेगी, तो 14,999 रुपये जैसे आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी शुरुआत कब हुई थी। तो कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 7 मई 1993 में इसकी इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। कंपनी को काफ़ी अनुभव है, मतलब 19 साल के आसपास के ज़्यादा का अनुभव है। 30 साल का अनुभव है। 93 में शुरुआत हुई थी, 24 चल रहा है, तो लगभग 13 और 30 31 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है। अगर कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो धर्मेंद्र अनिल मेहता ये कंपनी के प्रमोटर हैं। और तुम्हारा सोनाली धर्मेंद्र मेहता ये कंपनी के प्रमोटर हैं। आप इसकी कंपनी की होल्डिंग की बात करें कि प्रमोटर के पास में कितनी % होल्डिंग रह जाएगी, तो एक थोड़ी सी कंसर्न की विषय है कि कंपनी के पास से जो मालिक हैं उनके पास 45% का हिस्सा था, जो आफ्टर आईपीओ, मतलब आईपीओ के बाद वो घट के 32% के जैसा रह जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न की बात है कि यार इतना कम हिस्सा रह जाएगा तो कहीं ना कहीं आदमी को 50% हिस्सा मालिकाना हक रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार, हो सकता है कंपनी को चीज़ें भी रहते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें कंपनी ने आगे बताई है, पर्पज ऑफ आईपीओ में इन्होंने बताया, वो मुझे थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है। मतलब कंपनी के जो पर्पज ऑफ आईपीओ में बताया कि जो पुराने निवेशक है ना उनको एग्जिट देना है। ये कंपनी का कंसर्न की बात है। भाई जब डीआरएचपी आप दाखिल करते हो सेबी के पास में, तो सेबी पूछती है कि भाई आपका आईपीओ का पर्पज़ क्या है, आप आईपीओ क्यों लाना चाहते हो। तो इन्होंने जो दिया है ना वो थोड़ा सा कंसर्न की बात है कि हमारे जो पुराने निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको एग्जिट देना चाहते हैं। तो यार अब आप बताओ कि जो पुराने निवेशक हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, जिस चला रहे हैं, उसे आप एग्जिट दे रहे हो और नए आदमियों को आप चिपका रहे हो। और मेरे को देख कर आपको इन्फ्लेशन नहीं होना है ना, आपको मेरे को देख कर कोई कंपनी का आईपीओ लगाना है ना, आपको मेरे को देख के किसी कंपनी का आईपीओ में नहीं लगाना है। बस मैं तो जो कंपनी के बारे में अच्छी और बुरी है, जो सही चीज़ें हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब कंपनी के पास में जितनी भी जहाँ भी कंपनी के ऑफिस है पूरे के पूरे लीज पे हैं, ये कंपनी के लिए ठीक है। और कंपनी के अंदर अभी 121 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, ये ठीक है। 40 से ज़्यादा जो कंपनी के पास में ब्रोकर से भी काम आता है, ये ठीक है। एसेट वगैरह पर नज़र डालें तो जो कंपनी का 2022 में 167 करोड़ का एसेट हुआ करता था, वो 2023 में इसका कंपनी का 120 करोड़ का एसेट हो गया और बढ़ के 215 करोड़ हो गया 2024 में। और 2000 टीटीएम जो ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 257 करोड़ रुपए का
एसेट कंपनी ने दर्ज किए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इसके रेवेन्यू 95 करोड़ रुपए के हुआ करते थे। 2023 में बढ़ के हो गए 85 करोड़, 2024 में बढ़ के हो गए 182 करोड़, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है मतलब TTM बेसिस पे जो इन्होंने अभी दर्ज किया है वो लगभग 110 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो इस कंपनी को जो 2022 में 21 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था, 2023 में बढ़ गया 8 घट के मतलब 8 करोड़ 67 लाख हो गया, फ्लक्चुएट कर रहा है। 2024 की बात करें तो 70 करोड़ 52 लाख हो गया, और 2024 अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ में इन्होंने प्रॉफिट अपना दर्ज किया है वो 44 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। मतलब ये थोड़ा सा एक मेरे को कंसर्न की बात लग रही है कि यार आपका जो फ्लक्चुएट इतना कर रहा है प्रॉफिट, कभी 12 करोड़, कभी 21 करोड़, कभी 8 करोड़, ये सब थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। पर ऐसा भी हो सकता है कि देखो जब मार्केट में स्लो डाउन आता है तो इनकी जो सर्विसेज लेने वाले थोड़ा सा कम हो जाते हैं, इसलिए भी कंपनी पे कहीं ना कहीं दबाव आता है रेवेन्यू पे भी, प्रॉफिट पे भी। अब जैसे जैसे लोगों के डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, लोगों की शेयर मार्केट में रुचि बढ़ रही है, तो इस कंपनी की सर्विस भी बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंपनी के जो फुल फ्लैश की हम बात करें कि फुल फ्लैश ऑल ओवर कंपनी में लिस्टिंग गेन तो मिल सकता है, ROC ROE वगैरह के बारे में नज़र डाल लेते हैं तो जो कंपनी का ROC निकल के आता है वो 55% का निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें कुछ करना थोड़ी यार, एडवाइजरी तो देनी है, उसमें 45 रुपये खर्च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो होता है वो इनका 66% का निकल के आता है। पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 38% के आसपास निकल के आता है, वो ठीक ठाक ही है। अगर EPS की बात करें तो अर्निंग प्रति शेयर जो है कंपनी का 9.98 है, मतलब आप 10 मान सकते हो, ऐसा ठीक है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो इसका 28 है। हालांकि इन कंपनियों में पी रेशो नहीं देखा जाता, ये मतलब थोड़ा सा PB देखा जाता है इनमें, पर इनका 28 है जो कि महंगा नज़र आ रहा है मतलब मेरे को तो। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें अगर PB रेशो की, तो इसका 12 है, वो भी मुझे महंगा लग रहा है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी ऑल ओवर कंपनी महंगी नज़र आ रही है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 44 का है, ठीक है, और नेट एसेट रेवेन्यू की बात करें तो 23 का है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ऑल ओवर कंपनी मेरे को महंगी नज़र आ रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं मार्केट में फुल फेस में मार्केट होती है ना, तो प्रमोटर पूरा खींच के IPO लेके आता है, जिससे उसे गुंजाइश छोड़ता ही नहीं है, वो मतलब प्रयास पूरा करता है कि मैं पूरा निचोड़ लूँ। तो इन्होंने लिस्टिंग की गुंजाइश छोड़नी है। अगर IPO के बाद में इस कंपनी की वैल्यू की बात करें कि कंपनी की कितने करोड़ की वैल्यू बनेगी, तो लगभग लोगों साथियों 2000 करोड़ रुपए की जैसे कंपनी की वैल्यू बनेगी। अब हम समझ लेते हैं कि कंपनी के जो पीयर कंपटीटर हैं वे कौन कौन है। तो जाहिर सी बात है, एक तो ICICI सिक्योरिटी जो शेयर मार्केट में ही काम करती है, एडवाइजरी का ही काम करती है, वो इसकी पीयर कंपटीटर है। एक तुम्हारा, तुमने ऐसा देखा होगा जो मोतीलाल ओसवाल है, वो भी इसी सिमिलर इंडस्ट्री में है। अगर ICICI सिक्योरिटी की बात करें तो उसका जो P रेशो है वो 15 का है, और जो EPS है, अर्निंग प्रति शेयर है, वो 52 का है। EPS इसका 10 का है, इसका P रेशो 28 का है। आप समझ लो कि उसका 15 का, इसका 28 का, तो P रेशो कितना महंगा है इसी। और ICICI सिक्योरिटी, आप मोतीलाल ओसवाल की बात कर लो, उसका P रेशो है तुम्हारा 16 का, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और जो EPS निकल के आता है उसका अर्निंग प्रति शेयर वो निकल के आता है 41 का। तो उसके हिसाब से भी देख लो, ये बहुत मतलब अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई है इस कंपनी ने। अगर हम GM फाइनेंस की बात करें, GM फाइनेंस का जो P निकल के आता है वो आता है 21 का, और जो EPS निकल के आता है अर्निंग प्रति शेयर वो निकल के आ रहा है तुम्हारा 5 का। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ने जो अपनी वैल्यू है ना वो बहुत खींच के लगाई है, मतलब जगह छोड़ी नहीं है। अगर IIFL की बात करें, IIFL सिक्योरिटी की, तो उस कंपनी का जो P निकल के आता है वो आता है साथियों 16 का, और जो EPS निकल के आता है उसका आता है तुम्हारा 17 का। तो ये इस कंपनी ने प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से देख लो, P रेशो के हिसाब से, चाहे तो आप इस कंपनी को इसके EPS के हिसाब से देख लो, इसने इतनी खींच के वैल्यू लगा दी है, इन्वेस्टरों को तो जगह छोड़ी ही नहीं है मतलब। अब कंपनी तो ठीक है यार, देखो क्या है कि सबसे मेन बात तो ये है कि आप जो IPO लेके आ रहे हो उसमें आप अपनी वैल्यू क्या लगा रहे हो। वैसा नहीं है कि आप कैपिटल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक वैल्यू पेश देना होता है। अभी मार्केट में गिर रही है, वो पैसा कहाँ जाता है भाई, कोई शेयर मार्केट में निवेशक है, अगर उसे IPO में एप्लीकेशन लगानी है तो जाहिर सी बात है वो जिन शेयरों में उसे प्रॉफिट आ रहा है उसे बेचेगा, और वहाँ बेच के वो इन कंपनियों में IPO में लगाएगा। तो ये IPO की जो भरमार चल रही है, इसी के जरिए भी शेयर बाजार में थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है। और इसी में होता क्या है कि कोई अच्छी कंपनी का IPO आपके हाथ से निकल जाता है। अब देखो आपने कोई भी कंपनी चलाते होंगे,
ऐप चलाते हो देखना, आईपीओ की भरमार लगी है। अगर आपने एनएससी और बीएससी और तुम्हारा एसएमई सब डाल लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कितने आईपीओ हैं, कितने में लगाएं। ऑल ओवर ठीक है। इस कंपनी का जो पुराना नाम था ना साथियों, एसएस कांतिलाल था। इस कंपनी को 2020 में इस कंपनी का नाम बदल के तुम्हारा डैम कैपिटल किया गया था। अब ठीक है, वो कुछ हो सकता है नंबरोलॉजी का ज्ञान रहा होगा कि इसलिए किया गया, बाकी मुझे तो कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। बाकी अब समझ लेते हैं कि ऑल ओवर कंपनी तो ठीक है, इस कंपनी में आईपीओ एप्लीकेशन लगाएं कि नहीं लगाएं। देखो साथियों क्या है कि मेरे को सोच के, मेरे को देख के आपको ना तो आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है, ना मेरे को देख के आपको डिस्करेज होना है। भाई बात सीधी है, कंपनी के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जो कंपनी के बारे में बुरी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और 2-3 चीज़ें और होती हैं कि मैं किसी व्यक्ति को एक बात बोलता हूँ कि आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल पढ़ो, कंपनी की बिजनेस मॉडल पढ़ो, कंपनी की फ्यूचर में डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी, कंपनी खुद प्रॉफिट में है क्या नहीं है, धंधा कुछ ज़्यादा फ्लैक्चुएट तो नहीं कर रहा, जो व्यापार है, जो बिजनेस, जिस बिजनेस को वो आईपीओ लेके आ रहा है उसका आईपीओ पर्पज क्या है। पर जनरली आपने देखा होगा ना, जो बोल रहा है भाई मैं इस पैसे से अपनी एक और कैपेसिटी डालूंगा, मैं इससे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि भाई ये पैसा वहीं जाने वाला है, मतलब कंपनी में जाएगा और कंपनी अपने आप को ग्रोथ करेगी, अपने आप को बढ़ाएगी। और जब वो बोल रहा है कि भाई आईपीओ का पर्पज़ क्या है, बोले यार वो पुराने निवेशक हैं वो बेच रहे हैं, हम सोच रहे बेच बाच के निकल जाएँ, तो अब वो तुम्हारी होल्डिंग 32% है। मैं आपको कंपनी के बारे में ये नहीं कह रहा कि आप आईपीओ नहीं लगाएं, आपको लगाना लगाएं, नहीं लगाना नहीं लगाएं। अब वो मेरा आपको बिल्कुल भी ना तो मेरे को देख कर आपको डिस्करेज होना है, ना ही मेरे को देख कर आपको इन्फ्लुएंस होना है कि मैं लगाना है नहीं। अगर कंपनी ऑल ओवर ठीक है, अगर आपको लिस्टिंग गेन की बात है तो कंपनी का जीएमपी वगैरह ठीक चल रहा है और लिस्टिंग गेन मिल सकता है, नो डाउट। कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ें बात करें तो देखो, आप आगे आगे जैसे जैसे पॉपुलेशन को थोड़ा सा कैपिटल के बारे में जागरूकता आती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकों की तरफ से जाकर शेयर मार्केट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आए, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी के माध्यम से आए, चाहे वो बॉन्ड मार्केट के माध्यम से आए, चाहे वो तुम्हारा किसी माध्यम से आए, पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में ही आ रहा है। भाई हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पैसे का क्या करता है, या तो किसी को लोन देता है, नहीं तो अपने म्यूचुअल फंड के वगैरह किसी कंपनी में निवेश करता है, ऐसे ही करता है। तो कहीं जैसे जैसे अब लोगों के अंदर जागरूकता आती जा रही है तो आदमी ऐसे ही करता जा रहा है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में फ्लोट करता जा रहा है। तो इस कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि फ्यूचर में डिमांड रहेगी। पहली बात तो ये, अगर अच्छी चीज़ों में देखा जाए तो हमेशा डिमांडेबल सेक्टर रहने वाला है। मैन बोर्ड की कंपनी है, आपको 10 शेयर बेचने 10 बेच दो, 8 खरीदने 8 खरीद लो, तो इसलिए आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम मिलेगी नहीं। पर अब बात करें बुरी चीज़ की, तो बुरी चीज़ जो मेरे को इस कंपनी में नज़र आ रही है वो साथियों एक ही आ रही है कि कंपनी का जो पूरा का पूरा OFS है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब जितना भी हिस्सा है वो पूरा का पूरा बेच रहे हैं प्रमोटर, और उसे बेच के उन्होंने जो पर्पज बताया है वो थोड़ा सा मेरे को कंसर्न नहीं रहा। रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार जो है इसका लिंक्डइन टाइम है। लिंक्डइन टाइम बेसिकली ज़्यादा लेट आने के टाइम्स के नाम से फेमस है, उसका जो अलॉटमेंट है ना वो बहुत ही लेट आता है। ऑल ओवर तो ठीक ही नज़र आ रही है। साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।